गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, आपको पता है उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण एक समीक्षा। तो उसमें हम लोग क्या है, उदारीकरण का जितना भी फ्रेज है हम उसको देख चुके हैं। हम लोगों को आपका ग्लोबलाइजेशन समझना है और आपका निजीकरण समझना है, फिर उसकी समीक्षा करनी है, फिर एक हम लोगों को कंक्लूजन देना, निष्कर्ष निकालना है कि आखिर में हुआ क्या है। ये सब चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग उदारीकरण के अंतर्गत हम लोग अपने कानून में कैसे आपका शिथिलता लेके आए, कैसे हमने टैक्सेशन में आपका रिफॉर्म किए, कैसे हमने आयात निर्यात की जो आपकी पॉलिसी है हमने उसमें बदलाव किए। इन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका पढ़ चुके हैं, उनको देख चुके हैं, उनको आपका सीख चुके हैं बच्चों। क्लियर है? और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी बच्चे ने जो है आपका ये हमारी क्लास रही है इस वीक, जो आपका पिछला वीक जो आपका बीता है, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आपका रिवीजन किया है, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मान लीजिए आपका कोई डाउट है इस आपके चैप्टर के अंदर, कोई भी चीज आपको पूछना है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी, अपना डाउट आप लोग हम तक बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का किसी भी बच्चा, अगर किसी का भी कोई भी आपका प्रश्न है आप हम तक पहुंचाइए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने उदारीकरण के लिए हमने देखा था कि कैसे आयात निर्यात जो आपकी पॉलिसी थी वो आपकी बदली गई, कैसे हमने जो भी औद्योगिक आपके क्षेत्र थे उनमें कैसे हमने विनियमीकरण करा, और कैसे हमने वित्तीय क्षेत्र वो आपके सुधारे। उसके विषय में हम लोगों ने आपका बहुत अच्छे से, आपका पूरी तरह से इसमें हम लोगों ने आपका बात की। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने कर सुधार व्यवस्था शुरू करी और कैसे हमने आपका विदेशी आपका विनिमय आपका सुधार किया, और कैसे हमने आपका व्यापार और निवेश आपकी नीतियों को हमने बनाया, हमने उनको सुलभ किया, और कैसे हम लोग रिफॉर्म लेके आए। हम लोग ये सब चीजें हम लोग आपका उदारीकरण में, आपका लिबरलाइजेशन में हम लोग इन सबको देख चुके हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम जो है बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं, और इसमें हम लोग जो बात करेंगे आपका बच्चों, आज हम आपका बात करने वाले हैं आपका निजीकरण का, कि आप निजीकरण किसको कहेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन आप किसे कहेंगे। आप अक्सर अखबारों में बहुत आप चर्चा सुनते हैं कि आपका निजीकरण हो गया है, आपका रेलवे का निजीकरण हो गया, इस आपका फैक्ट्री का निजीकरण हो गया, इस महारत्न कंपनी का हो गया, इस यूनिट का हो गया। तो आज हम निजीकरण को समझेंगे कि आखिर में निजीकरण है क्या। क्या जो हम आपका निजीकरण अफवाह के रूप में सुनते हैं वो निजीकरण है, या जो आज हम पढ़ेंगे वो निजीकरण है? आइए इस पर हम लोग बात करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। निजीकरण, इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सबसे पहले समझिए, कोई भी आपका सार्वजनिक उपकरण का मतलब कोई भी आपका सरकारी फैक्ट्री मान लीजिए, सरकारी कंपनी मान लीजिए, यानी कि ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जिसको सरकार चला रही हो। अब निजीकरण का क्या मतलब है कि जो उसका स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब जो आपका मालिकाना हक है, या जो उसका प्रबंधन है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसको सरकार त्याग दे कि अब मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगी। क्लियर है? सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परावर्तित होती हैं। कह रहे कि जो आपकी सरकारी कंपनियां हैं ये क्या होती हैं कि ये आपका निजी कंपनी में क्या होती हैं, दो प्रकार से आपका क्या होती हैं बच्चों, आपका परावर्तित होती हैं। पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधा बेचा जाना। कैसा करना? पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि सरकारी कंपनी का जो स्वामित्व है और जो उसका प्रबंधन है उससे बाहर हो जाएंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनमें उस कंपनी का, जो आपकी कंपनी है, जो फर्म है, उसमें गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। तो पहले वाले पॉइंट में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट पूरी उसकी बॉडी, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या रूल होंगे, वो सब ध्यान रखेगी प्राइवेट कंपनी।
और दूसरा पॉइंट है कि आपका कि जितनी भी सरकारी कंपनी है सीधा उनको उठाकर क्या करना, आपका बेचा जाना। क्या करना, उनको सीधा बेचना। अब देखिए, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को निवेश कहते हैं। समझिए बच्चों, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोई भी सरकारी कंपनी है, ऐसे मानिए, उसमें क्या करें हम लोग, जन सामान्य को यानी कि जो आम लोग हैं, इक्विटी मतलब उनके हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को निवेश कहते हैं। तो निजीकरण क्या है बच्चों, आपका निवेश है। और निवेश है किसका, जन सामान्य का। किसका है, जो आम लोग हैं उनका निवेश है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। क्या कि जो जो आपकी बिक्री है, उस बिक्री का जो आपका मुख्य ध्येय वो क्या है, अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता करना। क्या करना, जो आधुनिकीकरण है, जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, उसमें हेल्प करना। और प्रबंधन क्षमता का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यम के निष्पादन में सुधार प्रदर्शित होगा। सरकार को यह आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अंतः प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, जो भी आपकी कंपनियां हैं, जो भी सरकार है, वो क्या चाहती है कि अगर हम लोग अपनी गवर्नमेंट कंपनी, जो हमारे पास अपनी पब्लिक यूनिट्स हैं, जो हम पे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हैं, अगर हम लोग उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी कुछ उसमें से बेचेंगे, तो क्या होगा कि जो आपका विदेशी पैसा है, इसको बोलते हैं एफडीआई, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश, उसको बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के जो क्या करती है, कुछ सिम्टम है जो आप उनको उपयोग में लाती है कि हम लोग क्या करें, इस तरह की हम चीजें करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा निवेश होगा। कैसा निवेश होगा कि हम लोग वहां उनको ला सकते हैं, वो कंपनी हमारे यहाँ आएंगी, अपना पैसा फ्लो करेंगी, हमारी कंपनियों का अच्छा करेंगी, और क्या होगा, वहां लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। तो यानी कि एफडीआई यानी कि विदेश का पैसा भारत में जब आएगा तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम को प्रबंधीकरण निर्णय का स्वामित्व प्रदान कर उसकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया। क्या किया है कि जितनी भी आपके सार्वजनिक उपक्रम की जो भी आपकी कंपनियां हैं, उनको सत्ताएं को लेकर, उनकी कार्य कुशलता को लेकर आपका सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने, गवर्नमेंट की ऐसी कंपनियां हैं खास कर जिनका आप उनका प्रबंधन देखें, उनकी कार्य कुशलता देखें, तो आपको समझ आएगा कि उसमें सुधार करने के प्रयास किए गए। और कुछ हैं कि उनके कार्य कुशलता के आधार पर हमने कुछ उनके नाम दिए हैं, जैसे उनको महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का हम लोगों ने आपको दर्जा दिया है। हम इनको भी समझेंगे कि महारत्न, लघु रत्न, नवरत्न क्या होती हैं। तेल मत समझ लेना बच्चों, नवरत्न, ठीक है। अब देखिए, बड़े शहरों में रोजगार का एक आपका नया अवसर। आप देख रहे हैं कि आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम बड़ा आपका प्रचलित है कि घर से बैठ के भी आप कंपनी का काम करवा रहे हैं। क्लियर है? इस तरह की सारी चीजें आप लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, तो हम लोगों ने आपका निजीकरण समझा कि आप किसको निजीकरण कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, तो एक जटिल परिघटना है, एक टफ आपकी इवेंट घटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन को समझिए। वैश्वीकरण क्या है? जैसे कहा है कि किसी अर्थव्यवस्था का, या मान लीजिए कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है, और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, अब विश्व में तो बच्चों बहुत सारी अर्थव्यवस्था हैं, उनके साथ एकीकृत रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम सबको उनको एक साथ जोड़ के देखें। जो एक
जटिल परिघटना। और कैसी एक जटिल परिघटना? यह है उन सभी नीतियों का परिणाम है, कह रहे उन सभी नीतियों का आपका रिजल्ट है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। कैसा है? परस्पर आपका निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमा के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सर्जन करना है। हम लोगों को कैसा आपका एकीकृत होना है? हमें आर्थिक रूप से एकीकृत करना है अपनी अर्थव्यवस्था को, सामाजिक रूप में, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण में जो आपकी गतिविधियां और आपका नेटवर्क है उसके रूप में। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिनसे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और कह रहे हैं कि ये ऐसा वैश्वीकरण का सूत्र है, क्लियर है बच्चों, जिसके सूत्र की रचना का प्रयास करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी वहां किसी घटना का कोई भी जो आपका प्रभाव होगा वो हमको बहुत स्पष्ट रूप से वो आपको क्या होगा, हमको दिखाई देगा। कहाँ? बहुत दूर, आपके कोसों मील। समझिए, देखिए जैसे भारत है, अगर हम लोग अपने जो आपका देश है अगर हम लोग उसकी बात करें तो हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा कि जो हमारा देश है और हमारे देश के अंदर हम लोगों को दिखाई देगा कि जैसे मान लीजिए, अगर आपको याद होगा यूएस में एक आपकी मंदी आई थी, एक आपका रिसेशन आया था, तो बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ा। जब मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत है, एकीकृत का मतलब है कि आपके साथ उनके व्यापार हो रहे हैं, आपके उनके साथ सामाजिक आर्थिक आपके संबंध है, राजनीतिक संबंध है, आपके आर्थिक संबंध है। तो जब आर्थिक संबंध है और आपका किसी देश में आपकी मंदी आ गई है तो उस मंदी का प्रभाव हमारे देश में दिखाई देगा, आयात निर्यात पर पड़ेगा। और अगर आयात निर्यात प्रभाव पड़ेगा तो हमारे वस्तुएं सस्ती और महंगी हो सकती हैं, और सस्ती और महंगी होने के बाद हमारे देश में उन वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई में जो चेन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जब उसमें प्रॉब्लम आएगी तो लोगों की डिमांड जो लोगों को पूर्ति करनी उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार की सारी समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वैश्वीकरण से। क्लियर है? यह है समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। क्या है? ये सारे विश्व को क्या है, एक बनाने और सीमा मुक्त बनाने का प्रयास है। आगे देखिए, बाह्य प्रमाणक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिमाण है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवा प्राप्त करती हैं। अधिकांश अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर प्रदान किया जाता है, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा, संचार के माध्यम में आई इकाई, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार, और अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। इस कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रमाण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त की गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म उत्पादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी आपका परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोत से सुप्रदित किए जा रहे हैं। अब देखिए, आप समझिए, अब आपको क्या देखने के मिलेगा, जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हम लोग में कैसे देख सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है, इम्पैक्ट है, कैसे हमको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, मान लीजिए आप देश में रह रहे हैं और आपको अपने देश में रहने के बाद आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए किसी देश के लिए, तो आप कंप्यूटर सेवा के माध्यम से, ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आप उनसे कानूनी आपका सलाह कर सकते हो। क्लियर है? आप अपने विज्ञापन जारी कर सकते हो, आप सुरक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके देखेंगे कि संचार में, खासकर में संचार जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो इंफॉर्मेशन जो सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा आपका बदलाव आया है, बहुत सारी क्रांति आई हैं, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में। अब देखिए, आप कहीं बैठे हैं, आप फोन के माध्यम से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पर डॉक्टर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं।
आप लेखांकन का काम कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग का काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं, आप पुस्तकों का काम कर सकते हैं, आप चिकित्सा का काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आज की तारीख में ये सब आउटर ऐसे फैक्टर हैं, आउटर स्रोत हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको बैंकिंग का काम करना है और आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो क्या आज की तारीख में हमें बैंक जाना अब आपका जरूरी है? नहीं बच्चों, हम लोग अपने घर से बैठ के हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर है? कैसे कर लेते हैं हम लोग? बहुत अच्छे से हम लोग इसको आपका कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये चार सेवा प्राप्त हो रही हैं और कह रहे हैं कि भारत की बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जहां से ये चीजें प्राप्त हो रही हैं। आधुनिक संचार संसाधनों के माध्यम जैसे इंटरनेट आदि से ज्ञान सेवाओं की जुड़ी रचनाओं, ध्वनि और दृश्यों की जानकारी को तुरंत सुनने से 9 तक की संख्या में परिवर्तित कर कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर भी प्रसारित किया जाता है। आप फोन लगाइए और उन फोन नंबर से जो भी कुछ चीज आपको जानकारी चाहिए, आप उसको ध्वनि रूप में, संचार रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं, तुरंत महाद्वीप से बाहर भी प्रसारित कर सकते हैं। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्र कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत में ये आपके सेवा प्रदान करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप में निष्पादित हो जाते हैं। यानी कि भारत में आप देखेंगे कोई भी काम करवाना कैसा है, सस्ता है। और यहाँ जो लेबर वर्क है, जो मजदूर है, वो कैसे मिलती है आपकी, सस्ती। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा वहाँ कुशल श्रमिक शक्ति के उपलब्धता को सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रमाण का एक गंतव्य बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया है इसको? एक गंतव्य जो है वो आपका बना दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन, आप समझिए, हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़े थे, एक बार वैसे याद होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम लोग क्या हुए, जितना भी हम लोगों ने वैश्वीकरण को अपनाया है, तो वैश्वीकरण अपनाने के साथ हम लोगों को नई नई आपकी टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों का भी हमारे यहाँ क्या हुआ है बच्चों, आविष्कार हुआ है। नई नई चीजें हमारे सामने आपके इन्वेंशन के रूप में हमारे सामने आई हैं। क्लियर है? आप उनको देख पाओगे कि कैसे आपका नई नई चीजें हमारे सामने बार बार उभर कर आ रही हैं, और क्या ये सब चीजें वो आपको बता रही हैं कि आप किस प्रकार से, देखिए कि जब एक देश के साथ दूसरे देश की अर्थव्यवस्था मिलती है तो बहुत सारे हमको परिवर्तन, बहुत सारी विकासात्मक चीजें जो हैं बच्चों, हमको क्या पड़ती हैं, आपका दिखाई पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं हम लोगों को? आपका दिखाई पड़ती हैं कि क्या कैसे चीजें हो रही हैं, क्या इनकी चीजें हैं। हम इनको सबको बहुत अच्छे से जो है आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए विश्व में कोई आज नई आपकी टेक्नोलॉजी आपका लॉन्च होती है, तो कुछ समय पश्चात क्या होती है, भारत में वो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद आपका महीने, 2 महीने, 4-5 दिन, एटलीस्ट 15 दिन के अंदर इंडिया में आ जाती है। क्लियर है? तो ये क्यों प्रभाव है? ये सब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ आपका मिलकर काम कर रही है, उसी का इम्पैक्ट है। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको लाइव पढ़ा पा रहा हूं, ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक उसका क्रांतिकारी रूप है जो आपको समक्ष मैं आपको बिल्कुल शिक्षा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों? अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा और व्यापार शुल्क महासंधि जिसको हम बोलते थे गैट, के परावर्तित विश्व व्यापार संगठन वर्ष 1955 में किया गया। यानी कि जो आपका WTO है वो 1995 में आपका बना। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापक प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। यानी गैट को जो आपका बना है 23 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। उनका ध्येय मतलब उद्देश्य सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ करवाना, विश्व व्यापार संगठन का ऐसा नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना जिनमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं कर सकता। यानी कि WTO का मुख्य काम क्या है बच्चों, कि ये ऐसे नियम बनाता है, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें कोई भी देश आपका मनमाने ढंग से व्यापार संबंधी जो बाधा है
वो आपका खड़ी नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और हमको दिखाया है कि आपका सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन न देना, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर का प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा हेतु वस्तुओं के साथ साथ आपका सेवाओं के विनिमय का भी स्थान दिया गया है। ऐसे सभी सदस्य देशों को प्राशुल्क और अप्राशुल्क अवरोधक को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देश के लिए खोल दिए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना की सक्रिय भागीदारी रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रभुता को बनाए रखा है। इसके अंतर्गत उसने आयात पर अनेक आपके परिणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्राशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। अब देखिए कह रहे जो आपका WTO बना है, इस WTO ने क्या करा है कि आपका बहुपक्ष व्यापार समझौता कराए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया है और बहुत सारे ऐसे बैरियर थे, अवरोधक थे जिनको हटाया। लोग क्या करते थे कि जैसे दूसरे देश की वस्तु उनके यहाँ ट्रेड होके आई है तो उस पर टैक्स लगा दिया करते थे, उस वस्तु को महंगा कर दिया करते थे ताकि वो वस्तु भारतीय बाजारों में टिक ना पाए महंगी होने की वजह से, और लोग क्या करें भारतीय वस्तु को खरीदें। इस तरह से दूसरे देशों के साथ वस्तु को ना बेचने के लिए व्यवहार करते थे। कुछ देश किसी दूसरे देश के साथ आपका ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे हम लोग पॉलिसी पढ़े थे इससे पहले कि आपका 1991 के जो आपके सुधार हैं, हमने क्या देखा था उन सुधारों में? हम लोग यही तो आपका देख रहे थे कि वो आपका किस प्रकार से आपका रिफॉर्म कर रहे थे। हम उन सारे रिफॉर्मों को ही तो आपका चेक कर रहे थे कि उनमें किस प्रकार की आपके सुधार की बात कर रहे थे बच्चों। क्लियर है? क्योंकि भारत सरकार ने भी क्या किया था शुरू में कि जितनी भी अपनी चीजें थी उन सब में क्या कर रखा था उसने बच्चों, उसने क्या किया था कि वो आपका किसी से कोई आपका ट्रेड नहीं करता था। क्या नहीं करता था? आपका वो किसी से आपका ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिए इसमें कि वो लोग क्या करवाए, उन्हें बहु व्यापार जो आपका समझौता था वो सब करवाया। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। कुछ विद्वानों का आकांक्षा है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का अधिकांश भाग तो विकसित देश के बीच ही होता है। उनका यह मानना है कि विकसित देश भारत अपने जहां आपके कृषि सहायता दी जाने को लेकर शिकायत करते हैं। जो भारत अपने क्या करता है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो आपको लोगों को जो आपका सब्सिडी देता है, ये इस चीज की दरख्वास्त लगाता है कि भारत सरकार को आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, जो हमारा अनाज है वो बड़ा महंगा हो जाता है। वहीं विकासशील देश अपने बाजारों की कीमत के खोल जाने को हम मजबूर करने को लेकर उछलता हुआ आपके महसूस करते हैं। वे विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से वहां रोकने का प्रयास करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो केवल गरीब देशों को उछालने की आपकी व्यवस्था मात्र है? तो पूछ रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है? तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या करती हैं, हम लोगों को जो है आपका दिखाई देती हैं बच्चों, और उस पर क्या होती है निरंतर अपना काम करती हैं, और उस समीक्षाओं को आपका हम लोगों को देखने के लिए मिलती है बच्चों। तो बच्चों आपको ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से वो आपको दिखाई देंगी और समझ देंगी कि हम लोग कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ आपका आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, और कैसे हम लोग विश्व व्यापार में आपका आगे की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, और कैसे हमने बहुत सारे बैरियर आयात संबंधित प्राशुल्क और बहुत सारे बैरियर टैरिफ वगैरह को हम लोगों ने हटा दिया है,
ताकि हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग आपका चल सकें, अपने देश को बढ़ावा दे सकें और हम लोग एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर हम लोग आपका बढ़ सके, हमारी ऐसी कोशिश है। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।